नमस्कार। अच्छी सेहत ईश्वर द्वारा दिया गया हमें सबसे बड़ा वरदान होता है मित्रों। और जिसके पास अच्छी सेहत होती है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, वो जीवन में किसी भी चुनौती का आसानी से सामना कर सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर डीडी यूपी पर जो कार्यक्रम देखते हैं आप, सेहत आपकी, मैं उसके एक नए अंक के साथ हाजिर हूं। तो आइए देखते हैं सेहत आपकी का क्या है आज का विषय। जी हाँ, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग, यही है हमारा आज का विषय। और हमसे आज बहुत विशेष हमारे अतिथि आज स्टूडियो में इस विषय पर हमसे बातचीत के लिए पधारे हैं। सामान्यतः आप डॉक्टर्स, चिकित्सकों को देखते हैं हमारे आज के शो में। आज हमारे जो मेहमान हैं, यूं तो वो भी डॉक्टर हैं, लेकिन बहुत बड़े पद पर आसीन हैं। मित्रों, स्वागत कीजिए उत्तर प्रदेश के माननीय आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी का। बहुत स्वागत है मंत्री जी हमारे इस कार्यक्रम में आपका। और आप आयुष विभाग के माननीय मंत्री हैं। आयुष विभाग योग से सीधा ताल्लुक़ रखता है। तो मैं जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए कि क्या गतिविधियाँ होती हैं आयुष विभाग की। सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। 9 नवंबर 2014 को इस देश में मोदी जी की जो पहली सरकार बनी, उस सरकार में ये पहला मंत्रालय है जिसका विशेष तौर पर गठन किया गया। अब आपको भी लगता होगा कि एक स्पेशल मंत्रालय बनाने के पीछे उनकी भावना क्या थी, उनका उद्देश्य क्या था। लेकिन उनकी मंशा थी कि इस देश की अपनी सनातन जो विधाएं हैं, इलाज की पद्धतियां हैं, कहते हैं कि अथर्ववेद की उपशाखा है आयुर्वेद। आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, स्वारिकपा, सिद्धा, योग और नेचुरोपैथी, ये कुल 7 विधाएं हैं। ये सूरज की 7 किरणों की जैसे ये वो 7 विधाएं थी जो देश के अलग अलग हिस्सों में, कोई पर्वतीय अंचलों में प्रचलित है, कोई दक्षिण भारत में प्रचलित है। इन सबको मिला के आयुष का मंत्रालय बना। इस देश में आयुष, हम धीरे धीरे कहीं न कहीं से अपनी इन पुरातन चीज़ों को भूलते जा रहे थे। हम बधाई देना इसलिए चाहते हैं कि मोदी जी ने अपने इन सनातन, मोदी जी का एक नारा है कि विकास भी और अपने सनातन को सहेजना भी। मोदी जी ने इसलिए इसको बढ़ावा दिया। उत्तर प्रदेश में 3 वर्षों के इंतज़ार के बाद जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो 17 में उत्तर प्रदेश में लागू हो पाया। और उसके बाद से आपने देखा कि जब कोरोना का कठिनतम समय आया जी। जब सारी दुनिया टीके के लिए, इलाज के लिए तरस रही थी, कोई दवा नहीं थी, कोई टीका नहीं था, कोई इलाज नहीं था, तो दुनिया को आयुष के काढ़े ने, आयुष की गिलोय ने, हमारे मसाले, किचन के जो मसाले थे, चाहे वो दालचीनी हो, चाहे दुनिया भर की चीज़ें, हमने काली मिर्च, हमने इन सब का जो काढ़ा बना के पिया। आयुष की चीज़ें, हम लोगों ने आयुर्वेद की चीज़ों को अपने जीवन में जब उपयोग में लाए तो लगा कि यही जीवन को, लोगों को उस दौर में न जाने कितने जीवन की रक्षा किया होगा। तो ऐसे दौर में आयुष की उपयोगिता जो बढ़ी, दुनिया की स्वीकार्यता बढ़ी, आयुष ने न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों को उस समय काढ़े से परिचित कराया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चाहे वो उस दौर की बात कह लें, चाहे इस मंत्रालय की स्थापना के बाद केंद्र ने अब तक, प्रदेश ने अब तक जितना काम किया है, आज जन जन में आयुर्वेद के प्रति, होम्योपैथ के प्रति, यूनानी के प्रति, यहाँ तक कि योग को मोदी जी ने संकल्प लिया। हम योग, हमारे ऋषि मुनियों की, कहते थे ना कि योग योगियों की चीज़ थी। हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में बैठे हुए संत, ऋषि मुनि, उनकी इस विधा को, योग को मोदी जी ने, उनके संकल्पों ने, उनके प्रयासों ने, और ये बड़ा खुशी का विषय है भारतवर्ष के हम सबके लिए कि दुनिया में सर्वसम्मत से पास होने वाला, या कह दीजिए सर्वाधिक मतों से संयुक्त राष्ट्र में पारित होने वाला यह योग दिवस, विश्व योग दिवस के रूप में
दुनिया का जो सबसे लंबा दिन होता है 365 दिनों का वर्ष का सर्वाधिक लंबा दिन, उसको आप कहते हैं 21 जून, और उस दिन विश्व योग दिवस के रूप में, और ये 10वां वर्ष है जब हम विश्व योग दिवस 21 जून को मनाने जा रहे हैं। तो भारत के लिए ये बहुत ही उपलब्धियों का दिन है, इसलिए कि भारत की इस विधा को सारी दुनिया ने बड़े खुशी मन से और बड़े ही सहजता और जी। सरलता से स्वीकार किया। ठीक बात है, लेकिन सामान्यतः योग के बारे में लोग सोचते हैं कि तमाम तरह से आसन करना ही वही योग है और वही व्यायाम है। तो योग और व्यायाम में क्या कोई फर्क है? अगर है तो क्या फर्क है? योग बहुत एक ऐसा अनंत विषय है। जी योग को जैसे हम आपको कोट करें महर्षि पातंजलि का जो अष्टांग योग है, जी योग का मतलब कि हम जहाँ चाहे जब चाहे जहाँ कर लें योग कर लें, क्योंकि दुनिया के पास लोगों के पास वक्त नहीं है। वरना योग को फॉलो करने के लिए जैसे अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 हमारी यौगिक अवस्थाएं हैं। जी हम यम को न जाने, नियम को न जाने, आसन को न जाने, हम अभी इन चीज़ों की चर्चा तो करते हैं, लेकिन हमारा खान पान, आहार, हमारे मन की वृत्तियाँ, ये सारी चीज़ें योग को की एक विषय है। उसके बगैर योग की कल्पना करना, हम कहीं योग कर लें, बैठे योग कर लें, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको लगता है कि योग को अलग अलग तरीके से प्रचारित किया गया, लेकिन योग सच में जो योग करने को कहते हैं, तो योग करने के पीछे एक बहुत बड़ी जीवन शैली में परिवर्तन है, खान पान में परिवर्तन है, अपने मन की वृत्ति। होता है कि भटकते मन से आप योग की कल्पना करें तो यह भी आपका मन तमाम तरह की वृत्तियों में डूबा पड़ा हो, मन की आसक्ति आपको, आप शोक में डूबे हों, आपका मन कहीं से खुश न हो, आप लगातार योग करते रहें। तो इसलिए मेरा कहना यह कि योग का मतलब कि अष्टांग योग में हम सबसे पहले यम को धारण करें, फिर नियम पे आएँ, फिर आसन करें, फिर ऐसे करके हम बढ़ते चले जाएं, और अंतिम जो हमारी अवस्था है समाधि की, हम जीवन की बहुत सारी व्याधियों से और आधि सोचे ना समाधि, तो सम में हमारे जीवन के बहुत सारे मन विकार हैं जिनको अगर हम दूर कर लें। अब जैसे हमने कहा कि यम, सत्य, अहिंसा भी यम का विषय हो सकता है। आपको लगता है कि योग से अहिंसा का क्या रिश्ता, योग से ब्रह्मचर्य का क्या रिश्ता, योग से सत्य बोलने का क्या रिश्ता, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे जीवन को शुद्ध करती चली जाती हैं। होता है परिष्करण। तो जीवन जितना ही परिष्कृत होगा, जितना ही शुद्ध होगा, उतना ही इन चीज़ों का असर आपके जीवन में आएगा। तब आप उसकी उच्चतम अवस्था समाधि को प्राप्त होंगे। समाधि का मतलब कि आप जीवन के जो उच्चतम बिंदु हैं उनको आपने छू लिया है। तो ये मतलब असल योग का शब्द अर्थ यही है, और यही हमारे महर्षि पातंजलि का अष्टांग योग है। तो धीरे धीरे दुनिया उसके परिष्करण की तरफ बढ़ रही। सबसे पहले तो योग को जाना, योग को अपनी जीवन शैली में लोगों ने अपनाना शुरू किया। और आप कल्पना करते हो कि जब आप लंदन के बिग बेन घड़ी के नीचे, या टाइम्स स्क्वायर अमेरिका में, एफिल टावर फ्रांस में, सारे दुनिया को वर्ल्ड वाइड, मुझको लगता है कि खेलों के बाद योग ही हमारी वो विधा है जो दुनिया में सबसे प्रचलित विधा है, और भारत की इस विधा को दुनिया ने सैल्यूट किया है मोदी जी और योगी जी के प्रयासों ने। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और 200 से अधिक देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अपनाया जाता है। लेकिन मित्रों, एक बात तो हमें ध्यान रखनी है और बहुत ध्यान से समझना है कि हम हजारों वर्ष पुरानी सनातन संस्कृति के संवाहक हैं। हमारे यहाँ योग है, योगा नहीं। हमारे यहाँ राम हैं, रामा नहीं। हमारे यहाँ कृष्ण हैं, कृष्णा नहीं। तो जब योग योगा हो जाता है तो वो सिर्फ शरीर को तोड़ना मरोड़ना ही ऐसा मान सकते हैं वो लोग। लेकिन जैसा डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने बताया कि योग पातंजलि के अष्टांग योग का एक हिस्सा है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। और योग के लिए कहते हैं चित्त वृत्ति को निरोध करने वाला, जो हमारा मन अच्छा हो, हमारे विचार अच्छे हों, क्योंकि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, योगस् चित्त वृत्ति निरोधः। जी तो हमारी जो पूरी सोच है भारतीय परंपरा की, वो लोक कल्याण की सोच है। इसलिए योग कहीं ना कहीं
वो हमें लोक कल्याण की विधा से भी जोड़ता है। इस विषय का जो इस वर्ष का जो थीम है, योग स्वयं के लिए और समाज के लिए, उसके पीछे क्या फिलॉसफी है? कुछ भी अगर हम किसी को कुछ भी बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उससे उम्मीदें करते हैं, तो जब तक हम स्वयं को उसमें न ढालें, स्वयं योग न करते हुए दुनिया से उम्मीद करें कि लोग योग करें, तो स्वयं के लिए और समाज के लिए तभी, जब तक हर व्यक्ति जब स्वयं योग करेगा तभी दूसरे को प्रेरित कर सकता है। योग से हुए फायदे को समाज में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से उसको जो ताकत मिली है, सामाजिक रूप से उसकी जो प्रतिष्ठा बढ़ी है, तो व्यक्ति को लगता है कि योग ने हमको हमारे संपूर्ण शरीर के विकास में योग कितना सहायक है। जब आप यह दुनिया को परिचित कराएंगे, बताएंगे और अपने शरीर पे धारण करके आपने करके योग को, अपने शरीर को वैसे परिवर्तित किया है, आप मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, विचारों में आपकी जो दृढ़ता है, जो कहते हैं ना कि मानसिक शक्तियाँ आपके अंदर उपज चुकी हैं, तब आप दुनिया को बताएंगे तो दुनिया को आपकी बात का भरोसा होगा, तब आप दूसरे को प्रेरित करेंगे। मोदी जी ने खुद योग किया, तभी उन्होंने दुनिया को योग करने के लिए प्रेरित किया और दुनिया ने माना कि कैसे कोई व्यक्ति योगी हमारे समाज में आज हिमालय के कठिन -50 डिग्री, 25 डिग्री, 15 डिग्री टेम्परेचर में अगर हमारा कोई संत, ऋषि, महात्मा रहता हो और वो बहुत कम वस्त्र में, बहुत कम कपड़ों में, सीमित खान पान में अगर वो जीवन जीता है, तो दुनिया के लिए एक नज़ीर प्रस्तुत करता है, बताता है कि कितने हम फलाहार करके जीवन जी सकते हैं। हम बहुत अल्प अनाज, बहुत से लोगों ने अन्न त्याग दिया है। हठ योग है हमारे यहाँ, उस साधना को देखने, जैसे आप देखिए जब हमारे यहाँ कुंभ लगता है, कुंभ में जाके दुनिया भर के साधु संत आते हैं, तो अलग अलग तरीके से वो दुनिया को दिखाते हैं कि अपने उन्होंने कितनी शक्तियाँ अर्जित किया है। सारा संसार आश्चर्यचकित होता है कि क्या योग के द्वारा इतनी शरीर में असीमित ऊर्जा, ये ऊर्जा का स्रोत है। और मैंने कहा कि योग करने वाला व्यक्ति जो सच्चे मन से योग करेगा, योग को अपने जीवन शैली में शामिल करेगा, खान पान अच्छा करेगा, अहिंसा इसलिए नहीं कि वो बहुत हिंसक हो और योगी हो जाए, ऐसा संभव नहीं। वो बहुत झूठ बोलने वाला हो, सुबह से शाम तक झूठ बोलता हो और वो योग करे। तो मेरा ये कहना है कि जीवन की वृत्तियों का भी शमन योग के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका जीवन बहुत शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तो फिर आप अपने आप आपके जीवन में योग का असर दिखेगा। तो समाज के लिए जब आप आदर्श प्रस्तुत करते हैं तो समाज आपकी स्वीकार्यता बढ़ती है। अब भारत ने ये कहा तो भारत के ऋषि मुनियों ने समय समय पर सारी दुनिया को अपने योग की शक्तियों से परिचित कराया है। योग की ताकत को, भारत के ऋषि मुनियों की ताकत को संसार ने देखा है, तो इसलिए भारत की कही हुई बात पे संसार ने बड़े अच्छे मन से स्वीकार किया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अभी मोदी जी की उपलब्धियों में एक और नगीना जुड़ा कि उन्होंने वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र से कह के मिलेट्स ईयर, मोटे अनाज का वर्ष घोषित कराया। मोटे अनाज भी हमारे खान पान की शैली में एक एक अनाज को जब आप विस्तृत रूप से जानिए कि कोदो का, सावा का, रागी का, ज्वार का, बाजरा का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, तो लगता है ये खान पान भी। तो खान पान की अशुद्धता ने, रासायनिक खाद की प्रचुरता ने, अनाज में जो हमने बहुत रासायनिक खादों का उपयोग किया, तो प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती जब से इस देश में लोगों ने उसको फिर से जीवन में दोबारा लागू करना शुरू किया है, आज उनका शरीर रोगों का घर बन जाता है, इसलिए कि उनका खान पान, सब्जियां शुद्ध नहीं है, अगर उनका अनाज शुद्ध नहीं, रासायनिक खाद से भरा हुआ अनाज निश्चित में उसके अंश होते हैं। तो मुझको लगता है कि जब से ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों की बात होने लगी, जब से हम सब ने अपने जीवन में खान पान और को ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया है, मोटे अनाज की तरफ हमारा पूरा समाज जब से मुड़ा है, तब से उसका असर। भारत कभी कहते थे हम गरीबी गुर्बत में माने जाते थे जब हम मोटे अनाज खाते थे, पैदा करते थे। कम सिंचाई के साधन में प्राकृतिक खेती करके भारत जो अनाज पैदा करता था, आज कहीं न कहीं से बदलते दौर में वो हमारी आवश्यकता बनते जा रहे हैं। तो हम बधाई देना चाहते हैं। हमने आपसे बार बार कहा कि संयुक्त राष्ट्र भी भारत की बातों को इतने गंभीरता से स्वीकार करता है, तो मोटे अनाज भी हमारे जीवन शैली में शामिल होंगे, योग करेंगे, निरोग रहेंगे। जब रोग ही नहीं होगा तो रोग रहित शरीर ही स्वस्थ शरीर होगा, तो स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा।
तब हम उस भारत की कल्पना करते हैं जो भारत दुनिया के लिए विश्व गुरु बनेगा। तो स्वस्थ भारत ही विश्व गुरु बन सकता है और स्वस्थ समाज ही एक आदर्श भारत बना सकता है। मंत्री जी, आप आयुष विभाग के माननीय मंत्री हैं और उसमें आयुर्वेद भी है, होम्योपैथी भी है, नेचुरोपैथी भी है और एलोपैथ जो हैं वो नॉर्मली ये बात कहते हैं सामान्य रूप से कि इन पैथीज़ में चूंकि ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है पिछले 150 वर्षों में, इसलिए कहीं ना कहीं ये विधाएं पीछे हैं एलोपैथी की तुलना में। तो आपका विभाग अगर इस दिशा में शोध बढ़े, इसके लिए क्या निश्चित कुछ ही हम प्रयास? उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम अपने वेदों को नकार नहीं सकते। मैंने आपसे कहा कि हजारों हजार साल की ये चिकित्सा की पद्धतियां वर्णित हैं और लोगों ने अपने जीवन में, मैं कहता हूं कि अगर 200-400 साल को छोड़ दिया जाए तो मानव के जन्म से अब तक लेकर उसका जीवन किस विधा से जिंदा रहा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या जब से जैसे आपने एलोपैथ के जिक्र किया, मैं कहता हूँ एलोपैथ नहीं था तो क्या मानव नहीं था। मेरा ये कहना है कि समय और काल चक्र ने बहुत सारी सनातन की चीज़ों को भुला दिया था, नकार दिया था, लेकिन कहीं न कहीं से सबके रिश्ते प्रकृति से, पेड़ पौधों से ही हमारा जीवन है। और हमारा आयुर्वेद भी कहीं न कहीं से, अब चाहे सोवा रिगपा को लीजिएगा, चाहे सिद्धा को लीजिएगा, चाहे यूनानी दवाओं को लीजिएगा, चाहे होम्योपैथ का जो प्रिपरेशन है, उन सब के पीछे वो पौधे हैं, वो जड़ी बूटियाँ हैं। चाहे कोई अर्क निकालता हो, कोई इसको सीधे, आयुर्वेद तो सीधे उनका उपयोग करता है, उनकी पत्तियों का, उनकी जड़ों का, उनकी छाल का। तो मेरा ये कहना है कि आयुर्वेद बहुत सनातन विधा है और आज फिर से शोध दुनिया, इसलिए कि उनको, दुनिया को लगता है कि शोध के बगैर तो मानव शरीर ने जिस विषय को हजारों हजार साल से अपनाया हो, अपने जीवन में उसको लागू किया हो, और हम, भारत इसीलिए विश्वगुरु था कि हमने अपनी उन सारी चीज़ों को, अब कहिए योग को भी शोध की ज़रूरत हो तो योग के शोध के लिए मानव शरीर से बड़ा कुछ हो नहीं सकता। वैसे यार, हमने आपसे कहा ना, कोरोना के काल में गिलोय के काढ़े को किसी ने क्या पूछा कि शोध करके पीना है। हमारे भारत के, हमारे जो मसाले हैं, अपने आप में आधा आयुर्वेद तो हमारा मसाला है। हमारे घर के इर्द गिर्द का जो वातावरण है, हम आंगन में तुलसी की पूजा करते हैं, माँ कहते हैं तुलसी को। हम दरवाजे पे नीम लगाते हैं, उसको माँ शीतला का वास कहते हैं। हमने अपने धार्मिक स्थलों पर पीपल और बरगद को पूजा, हम कहते हैं ये ईश्वरीय वृक्ष है, काटने से निषेध किया। क्या हमने गूलर को, पाकड़ को, आम को, इन सब को अपने जीवन शैली में शामिल किया। भारत की पूरी पूजन पद्धति को देख लीजिए, चाहे वो शमी की पत्तियां हो, शमी की लकड़ियां हो, बेल की लकड़ियां हो, चाहे वो आम की पत्तियां हो, चाहे वो आम की लकड़ियों से हम हवन करते हो, हमारी हवन सामग्री को आप देख लीजिए तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें हमारे, हमने पीपल को पूजा तो उस समय विज्ञान ने कभी ये नहीं कहा कि पीपल दुनिया को सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। भारत के किसी भी धार्मिक ग्रंथ में पीपल की पूजा इसलिए नहीं है कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है जी, और उसके लिए कहते हैं कि तो हमने पीपल को, पाकड़ को, गूलर को, आम को, नीम को इतना महत्व दिया, धार्मिक रूप से ईश्वरी कह के जोड़ के रखा, समाज को बचाया उसको। आज हम उसको अपने सारे दैवीय स्थानों पे लगाते हैं कि इंसान उसको काटे ना। लेकिन आज इसी विज्ञान ने सिद्ध किया कि इन वृक्षों में, मैं आपसे बताऊं कि 100% ऑक्सीजन देने वाले, 90% ऑक्सीजन देने वाले, 85%, ये पौधे ऐसे पौधे हैं जो प्रकृति में सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं। और ऑक्सीजन की महत्ता को कोरोना के इस काल में दुनिया ने ऑक्सीजन के एक सिलेंडर के लिए, जब पूरी मानव सभ्यता तड़प रही थी मौत के लिए, ऑक्सीजन के लिए, तब लोगों को लगा कि वृक्ष का हमारे जीवन में कितना उपयोग है, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर। और ये हमारे जो पौधे हैं, ये प्रकृति को न जाने कितने सिलेंडर ऑक्सीजन रोज़ देते हैं। हमने उनके महत्व को कम किया, हमने उनको काटा। आज उन्हीं पौधों की महत्ता को फिर से दुनिया ने स्वीकार किया। आज लोगों को पता है कि कौन पौधा मेरे घर के बंद कमरे में ऑक्सीजन दे सकता है, कौन हमारे घर के बाहर, हमारे दरवाजे पे लगाने के लिए वहाँ के वातावरण को ऑक्सीजन से भरा रख सकता है। तो लोगों ने प्रकृति के महत्व को कोरोना के इस काल में फिर से स्वीकार किया। मैं इसी मुद्दे पर आ रहा था। आपने पीपल के बारे में बात की, बरगद के बारे में बात की, शमी के बारे में बात की, आंवला के बारे में बात की। तो कहते हैं कि मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु, शाके रुद्र महेश्वर, पात्रे पात्रे देवानाम, वृक्ष राजा नमोस्तुते।
हम तो वृक्षराज को नमस्कार ही करते रहे। आप आयुष विभाग के मंत्री हैं, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, ये अवसर हम गंवाना नहीं चाहेंगे, कि आपका विभाग क्या नए कार्य कर रहा है। देखिए, आयुष का जब से मंत्रालय बना, हम लोग इसके पहले किसी के मातहत काम करते थे, लेकिन 2014 के बाद से और उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से हम नित नए कॉलेज बनाते जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में आयुष का विश्वविद्यालय नहीं था, तो महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में बन रहा। उत्तर प्रदेश में 4000 छोटे बड़े अस्पताल हमारे होम्योपैथ और आयुर्वेद और यूनानी के मिला के हैं। हम एक नई शुरुआत हम सब ने किया है आयुष मंत्रालय ने, कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में 50 बेड के इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल। अभी तक हमारे होम्योपैथ का अलग अस्पताल होता था, आयुर्वेद का अलग अस्पताल होता था और होम्योपैथ का अलग होता था। आयुष मंत्रालय के प्रयासों से अब हम एक ही परिसर में प्रत्येक ज़िले में एक एक अस्पताल बनाने का लक्ष्य, इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल, जिसमें होम्योपैथ भी है, आयुर्वेद भी है, योग भी है, नेचुरोपैथी भी है, तो इन सबको मिला के इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल बनाते जा रहे हैं कि एक ही अस्पताल के परिसर में आने के बाद हमारे उस व्यक्ति को जिस विधा का उसकी आवश्यकता हो, उसकी दवाएं मिले, उसके डॉक्टर मिले, उसका इलाज मिले और उसके साथ साथ योग उसके जीवन में शामिल हो। ऐसा करने से समाज में हमारे जो अस्पताल हैं उनकी उपयोगिता बहुत बड़ी है। हम हर अस्पताल हमारे दवाई से भरे पड़े हैं, योग मतलब आयुर्वेद की दवाएं हो, होम्योपैथ की दवाएं हो, यूनानी की हो। अब हमने उत्तर प्रदेश में करीब 1035 आयुष वेलनेस सेंटर, जिनको हमने आरोग्य मंदिर का नाम दिया है, 250 से ज़्यादा हमने योग वेलनेस सेंटर उत्तर प्रदेश में बनाए हैं अब तक। 21 आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे, जिसमें कि 19 बन चुके हैं, 2 नए आयुर्वेदिक कॉलेज हम और बना रहे हैं, जिसमें कि 8 कॉलेज हमारे आयुर्वेद के हैं, 9 कॉलेज हमारे होम्योपैथ के हैं, 2 यूनानी के थे, 2 नए कॉलेज हम और बना रहे हैं। तो कुल मिला के 21 राजकीय मेडिकल कॉलेज हमारे पास उत्तर प्रदेश में हैं। और हमने आपसे कहा कि हमारे जो आयुष वेलनेस सेंटर हैं, 1000 आयुष वेलनेस सेंटर को हमने आरोग्य मंदिर के नाम पे बनाया है, जहाँ की हर तरह की विधा से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। एक अस्पताल हमारा आसपास की 5000 की आबादी को प्रभावित करता है, जहाँ की लोग आके दवाएं भी लेते हैं। हमारी विशेषता योग आयुर्वेद की क्या है कि हमारी दवाओं का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, चाहे होम्योपैथ खाइए चाहे आयुर्वेद की दवाएं खाइए। तो व्यक्ति सबसे पहले तो हम उसके रोग की जड़ में जाते हैं कि रोग हुआ कैसे, हम रोग ही न होने दें। तो हम उसके खान पान, आहार विहार, हमने कहा ना कि प्रत्याहार की बात आपने किया, आपने प्राणायाम की बात किया, तो योग अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में योग को शामिल कर ले, अपना आहार विहार शुद्ध कर ले, अच्छी डाइट ले, तो फिर उस रोग ही उसके शरीर में नहीं आएगा। तो हम आयुर्वेद जो है वो रोग का शमन नहीं करता, निरोग रहने की बात करता है। तो आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो अपने आप रोगों से आप दूर रहेंगे। तो ऐसा इस विषय की, तो अभी मैं आपको बताऊं कि इस देश में नेशनल आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट अभी गोवा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया। और एक और हम भारत की उपलब्धि की चर्चा आपसे करेंगे और उसके लिए भी भारत के प्रधानमंत्री जी को बधाई देंगे कि संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया की 167 से ज़्यादा देशों की परंपरागत दवाओं के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, दुनिया के हर देश की परंपरागत दवाओं पर शोध के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर गुजरात में अभी बनाया है। तो संयुक्त राष्ट्र भी उसके लिए बधाई के पात्र है कि उन्होंने इस शोध के लिए भी भारत को चुना। तो संसार के हर देश में जो परंपरागत दवाएं प्रचलित हैं उन पर हम शोध करेंगे। अभी हम लोगों ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा वो लेह में स्थापित किया। अभी बनारस के तिब्बती संस्थान, तिब्बती विश्वविद्यालय है बनारस में, वहाँ हम लोगों ने सोवा रिगपा का एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक शोध केंद्र बनाया है। तो हर विधा के शोध के लिए अभी लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट बना है, वो होम्योपैथ के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट बना है। तो देश भर के अलग अलग हिस्सों में जो शोध के केंद्र हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथ वो वहाँ था आपके कलकत्ता में, उसकी एक ब्रांच अभी हम लोगों ने दिल्ली में बनाया। अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी वो हम लोगों ने गाज़ियाबाद में बनाया है। तो नित नए प्रयोग हो रहे हैं, नित नए। हम लोगों ने अब नेचुरोपैथी
अब हमने योग की बात कर लिया, नेचुरोपैथी की बात आपसे कर लूँ कि अभी नेचुरोपैथी में देश के तमाम ऐसे संस्थान हैं जिनका दक्षिण भारत और हमारे देश के अन्य राज्यों का बहुत, अब उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने अभी नेचुरोपैथी का एक सेंटर बनारस में शुरू करने जा रहे हैं। अभी हमने मेडिकल कॉलेज टोडियागंज में नेचुरोपैथी का एक अच्छा संस्थान बनाया है, लोग उससे भी लाभान्वित हो सकते हैं। बहुत सारे रोग ऐसे हमारे हैं, जैसे गठिया पे हमारा विशेष काम है, क्षार सूत्र विधि से ऑपरेशन जो हम लोग करते हैं पाइल्स का, उसमें हमारी मोनोपोली है। तो बहुत सारे ऐसे, माइग्रेन है जिसके लिए जिन लोगों के लिए दवाओं के अलावा कोई विकल्प दुनिया के सामने नहीं था, लेकिन हम कह सकते हैं कि उन रोगों पर हम आपको किसी व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं, निरोग कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ विधाएं हैं जिन पर हम लगातार काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात मित्रों, बहुत सी बातें करने के लिए थी हमारे पास, कई विषयों को हमने छुआ भी, लेकिन समय की अपनी सीमा है। आज सेहत आपकी में आपसे मुखातिब थे उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री आयुष डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी। हम आपके बहुत आभारी हैं कि दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में आप अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल कर आए। आपका बहुत आभार, और आप सबका बहुत बहुत आभार जो अपने घरों में बैठकर हमारा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। दूरदर्शन परिवार की ओर से आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार।